सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशेषण के भेद के बारे में। इस वीडियो में हम विशेषण के जितने भी भेद होते हैं सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं विशेषण के भेद के बारे में। विशेषण के मूलतः 4 भेद होते हैं, अर्थात विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा जान लेते हैं। आइए, संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम के किसी भी गुण से संबंधित विशेषता का जो बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण के भी कई प्रकार होते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है गुणबोधक, अर्थात किसी के गुण को व्यक्त करेगा। इसके उदाहरण जैसे कहीं पे आपको शब्द मिल जाए अच्छा, बुरा, कठिन, सरल, सच्चा, झूठा आदि, अर्थात उसकी विशेषता उसके गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं कि वह अच्छा है, बुरा है, कोई भी प्रश्न कठिन है या सरल है, कोई व्यक्ति सच्चा है या झूठा है, उसके गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर इसका ही अगला प्रकार है दशाबोधक, अर्थात किसी की दशा का बोध कराएंगे, जैसे नया, पुराना, रोगी, बीमार, फटा हुआ आदि। ये सभी शब्द जहाँ भी दिख जाए वहाँ दशाबोधक गुणवाचक विशेषण होगा। या तो ऑप्शन में आपको दशाबोधक दिया होगा या फिर गुणवाचक विशेषण दिया होगा, क्योंकि यह उसकी दशा अर्थात उसके गुण को प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला है दिशाबोधक, अर्थात दिशा का बोध कराएंगे, जैसे पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी आदि। फिर है स्वादबोधक, अर्थात स्वाद का बोध कराएंगे, जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, तीखा आदि। ये सभी हमारे स्वादबोधक होते हैं। फिर आ जाता है रंगबोधक। रंगबोधक किसी के रंग के बारे में जानकारी देंगे, जैसे काला, गोरा, नीला, पीला, चमकीला आदि। ये सभी रंगबोधक होते हैं। फिर है कालबोधक, अर्थात उसके काल मतलब समय को प्रदर्शित करेंगे, जैसे प्राचीन, आधुनिक, ऐतिहासिक, पुराना आदि। फिर है स्थानबोधक, अर्थात उसके स्थान को प्रदर्शित करेंगे, जैसे भारतीय, विदेशी, रूसी, चीनी, ग्रामीण आदि। फिर आखिर है हमारा आकार बोधक, जैसे बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा, तिकोना आदि। ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं, लेकिन आपसे ये प्रकार नहीं पूछे जाएंगे। बाई चांस पूछ ले तो पूछ ले, आपको ये शब्द दिए जाएंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन से विशेषण है, विशेषण का कौन सा प्रकार है। तो आपको इन शब्दों को अच्छे से देख लेना है और आपको इसे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत लगाना है। फिर है हमारा विशेषण का दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण आइए जान लेते हैं
क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जो भी संख्याओं के बारे में जानकारी दे दे वो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। नाम से ही आप याद रख सकते हैं, संख्यावाचक अर्थात संख्याओं को प्रदर्शित करेगा। प्रयोग के आधार पर इसके निम्न भेद हैं। मैंने एक एक विशेषण के भेद के अंदर भी उसके जितने प्रकार के शब्द होते हैं उन्हें बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश की है। तो पहला है हमारा संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित है कि निश्चित अर्थात कोई निश्चित मतलब बिल्कुल सटीक निश्चित ही जानकारी होगी उसकी। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका भी एक प्रकार होता है गणनावाचक। यह वस्तुओं की गणना बताता है। इसके दो भेद हैं। पहला है हमारा पूर्णांक बोधक, अर्थात जो संख्यावाचक होते हैं उसमें गणनावाचक के अंतर्गत पूर्णांक बोधक विशेषण आता है। इसके अंतर्गत आता है शब्द 1, 2, 4, 50, 100 अर्थात पूर्णांकों का वर्णन किया जाएगा। पूरी संख्याएं दी गई होंगी, वहाँ पर आपको संख्यावाचक विशेषण लगाना है या आपको ऑप्शन में गणनावाचक मिल जाएगा। फिर इसका गणनावाचक का दूसरा प्रकार है अपूर्णांक बोधक, अर्थात पूर्ण संख्याएं नहीं दी गई होंगी, आधी आधी होंगी, जैसे आधा, पौना, सवा, डेढ़, पाव आदि। यहाँ पे आपको आधी आधी संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं मिलेंगी। ये भी आपके गणनावाचक या फिर संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर है हमारा संख्यावाचक का दूसरा प्रकार क्रमवाचक। क्रमवाचक जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि क्रम से दिया गया होगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात एक क्रम में दिया गया हो जहाँ आपको शब्द वहाँ पर आप क्रमवाचक ऑप्शन में दिया गया है तो क्रमवाचक, अन्यथा आपको संख्यावाचक विशेषण लगाना है। फिर है हमारा आवर्तीवाचक। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपको इतने शब्दों को पढ़ना है। ऑप्शन में आपको संख्यावाचक विशेषण ही मिलेगा। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बहुत ही मुश्किल है कि आपको आवर्तीवाचक या इसके इतना डीप आपसे यूपी टेट में तो नहीं पूछा जाएगा। तो आवर्तीवाचक के अंतर्गत आता है दूना, चौगुना, सौगुना आदि। अर्थात आवर्तीवाचक मतलब गुने में दी गई होंगी चीज़ें, वहाँ आपको आवर्तीवाचक अगर ऑप्शन में दिया गया है, बार बार बोल रहा हूँ, तब लगाना है, अन्यथा आपको संख्यावाचक विशेषण ही लगाना है। ये मैंने आपको बहुत डीप इसलिए समझाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आगे आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर पाएँ। फिर है समुदायवाचक, अर्थात एक समुदाय का बोध होगा, जैसे दोनों, तीनों, सातों आदि। ये भी आपके संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही शब्द आएंगे। फिर है प्रत्येकवाचक। इसके अंतर्गत हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि शब्द देखने को मिलेंगे। फिर हो जाएगा समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक के अंतर्गत आपको शब्द देखने को मिलेंगे दर्जन, जोड़ा, शतसई आदि। ये सभी आपको समुच्चयवाचक के अंतर्गत मिलेंगे। मैंने आपको बिल्कुल डीपली इसलिए समझाया जिससे आप अगर ऑप्शन में आवर्तीवाचक या क्रमवाचक मिल जाए, संख्यावाचक ना दिया गया हो, तो आप आराम से लगा सकें, आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अन्यथा मैं आपको ऐसे भी समझा सकता था कि संख्यावाचक विशेषण संख्याओं का बोध कराते हैं और इनके ये
प्रकार न बता करके अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, ये सब ना बता करके आपको केवल ये वर्ड लिखवा सकता था और आगे बढ़ सकता था, लेकिन मैंने आपको इसके एक एक प्रकार के बारे में बताया है कि ये शब्द कौन से प्रकार के अंतर्गत आएंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएं, इसलिए मैंने आपको इस प्रकार समझाया है। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में जब ये सभी आवर्तीवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक ये देखने को मिले, तभी आपको इन शब्दों को, जैसे दर्जन है, जोड़ा है, इन शब्दों को आपको ऑप्शन के हिसाब से देख के लगाना है। यदि वहाँ संख्यावाचक दिया गया है तो आपको संख्यावाचक लगाना है, और यदि संख्यावाचक नहीं दिया गया है तो आपको इन विकल्पों में से उन ऑप्शन में देखना है कि कौन सा दिया गया है, वही लगाना है। फिर है हमारा नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण का अगला भेद है परिमाणवाचक विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की माप, तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करे उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 सेर चावल, 1 मीटर कपड़ा आदि। अर्थात उसके परिमाण को, उसकी माप और तौल को विशेष रूप से बताता है, विशेषता बताता है माप और तौल की, वही परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे 1 मीटर कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कितना है, 1 मीटर है। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद हैं, अर्थात परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के उपभेद रखता है। पहला है हमारा निश्चित परिमाण बोधक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं। आइए जानते हैं। पहला है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में वो एक निश्चित पूर्णांक का, निश्चित संख्या का बोध करा रहे थे, वैसे ही निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित परिमाण का बोध कराएंगे। जैसे 4 किलो घी, अर्थात पूरा 4 किलो, मतलब उसके परिमाण को बता रहा है कि घी 4 किलो है। फिर दूसरा उदाहरण है हमारा 7 मीटर कपड़ा, अर्थात मीटर, कितने मीटर कपड़ा है, 7। निश्चित जानकारी 2 डलिया फल, फल कितनी डलियां हैं, 2, अर्थात 2 डलिया मतलब 2 टोकरी फल हैं। फिर है हमारा दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक। ये अनिश्चित मात्रा का ज्ञान कराते हैं, अर्थात यहाँ कोई निश्चित जानकारी नहीं दी गई होती, हमारे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं होती। जैसे थोड़ा जल, इतना दूध आदि, मतलब जल कितना है हमें निश्चित जानकारी नहीं है, हम कह रहे हैं थोड़ा सा जल है। इसके बाद बात करते हैं विशेषण के चौथे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पेपर में यहीं से क्वेश्चन आएगा, लिख कर रख लीजिए। सार्वनामिक विशेषण पेपर में आपको यूपी टेट के 1 नंबर में देखने को जरूर मिलेगा। 1 नंबर यहीं से आएगा, लिख कर रख लीजिए। 1 नंबर यूपी टेट में यहीं से आएगा, विशेष रूप से पढ़ कर जाएं। यूपी टेट में 1 नंबर यहीं से आना ही आना है, लिख कर रख लीजिए। तो आइए जानते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इन्हें संकेतवाचक या निर्देश सूचक विशेषण भी कहते हैं। अर्थात यहाँ विशेषण के रूप में सर्वनाम शब्द प्रयोग होंगे। ध्यान रखना है आपको कि जहाँ भी आपको सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में दिख जाए, वहाँ आपको सीधे सीधे सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन टिक कर देना है। उदाहरण बताता हूँ आपको कि ये कैसे होता है। उदाहरण है, वह लड़का मेरे गांव का है, अर्थात जो लड़का मेरे गांव का है वह लड़का, अर्थात यहाँ ये विशेषण दिख गया सार्वनामिक विशेषण के रूप में वह। सर्वनाम शब्द हमारा वह, लड़के की
विशेषता बता रहा है कि वह लड़का, वह, हम एक निश्चित संकेत कर रहे हैं, उसे निर्देश दे रहे हैं किसी को कि वह जो लड़का है वो मेरे गांव का है। इस वाक्य में वह सर्वनाम लड़का की विशेषता बता रहा है, अतः सार्वनामिक विशेषण है। मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल डीप समझाया है, हर एक बात नोट करके समझाई है कि इस वाक्य में वह सर्वनाम लड़का की विशेषता बता रहा है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है पेपर में। यहीं से अगर विशेषण से क्वेश्चन आएगा पेपर में तो सार्वनामिक विशेषण से आएगा, लिख कर रख लीजिए। अब बात करते हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषण के प्राधान्यता दो भेद हैं। पहला भेद है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, आइए जानते हैं। अपने मूल रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सार्वनामिक विशेषण होंगे वो अपने ही रूप में रहकर विशेषता प्रकट करेंगे, इनका कोई चेंज नहीं होगा। अब उदाहरण देखते हैं कि यह कैसे होते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा यह आदमी। यहाँ पे जो हमारा मौलिक सार्वनामिक विशेषण है वो है यह आदमी, अर्थात यह आदमी। दूसरा है फिर वह घर, एक संकेत कर रहे हैं वह घर। फिर है दूसरा सार्वनामिक विशेषण का उपभेद यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल्यतः सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर यौगिक सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। पहला था मौलिक सार्वनामिक विशेषण, वो अपने ही रूप में था, किंतु यहाँ हम सर्वनाम में जब प्रत्यय लगा देते हैं, ध्यान रखना है, सर्वनाम में जब आपको प्रत्यय लगा हुआ दिख जाए तो वहां आपको ऑप्शन में सीधे सीधे यौगिक सार्वनामिक विशेषण टिक कर देना है। जैसे ऐसा परिवार। दूसरा उदाहरण तुम्हारे जैसा व्यक्ति। यहाँ तुम्हारे जो है शब्द वह यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। फिर है सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य भेद भी प्रचलित हैं। दोस्तों, मैं एक एक भेद को छांट के लाया हूँ आपके लिए, एक एक भेद को, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि सभी आपके मित्र यूपी टेट में अच्छे से तैयारी करके हिंदी में कोई भी क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। अब अन्य भेद देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं सार्वनामिक विशेषण के। तो पहला भेद होता है निश्चयवाचक, अर्थात संकेतवाचक जिसे हम कहते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण। निश्चयवाचक या संकेतवाचक आपको ऑप्शन में लिखा हुआ दिख जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम यह वह इस उस आदि किसी संज्ञा की प्रकट करते हैं तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या है, वहाँ पर यह या वह, इस या उस आपको शब्द दिख जाएं तो आपको निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ऑप्शन में सार्वनामिक विशेषण या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण एक विकल्प मिलेगा, आपको उसी को टिक करना है। जैसे यह लड़का, वह पुस्तक, ये हमारे उदाहरण हो जाएंगे। फिर बात करते हैं दूसरा अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अनिश्चयवाचक सार्वनाम कोई, कुछ आदि किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ लोग, अर्थात लोग की विशेषता कि कुछ ही लोग हैं। पुस्तक की विशेषता यह
पुस्तक, वह पुस्तक, यह लड़का, ये हमारे यह वह ऐसा वैसा जब आपको दिख जाए तो एक निश्चित यह संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है, लेकिन अनिश्चयवाचक में कोई निश्चित जानकारी होती ही नहीं है। वहाँ पे आपको कोई या कुछ आदि वर्ड देखने को मिलेंगे, जैसे कोई पुस्तक, यहाँ कोई निश्चित बात हो ही नहीं रही है, यहाँ कोई पुस्तक, किसी भी पुस्तक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फिर है हमारा अन्य प्रकारों में अगला प्रकार संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, आइए जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जब संबंध के कारकीय रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जब अपने कारकीय रूप में उपस्थित होकर संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। जैसे मेरा लड़का, उनका हार, तुम्हारा भाई। अर्थात यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम मेरा, उनका आदि प्रयोग किए गए हैं। ये शब्द आपको दिख जाए जहाँ भी पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएं, जहाँ भी आपको पुरुषवाचक सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताएं, वहाँ आपको संबंधवाचक सर्वनाम विशेषण लगाना है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर है हमारा चौथा प्रकार प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन, क्या, किस सर्वनाम का रूप प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है, अर्थात जहां आपको क्वेश्चन करने वाले शब्द दिख जाएं, जैसे कौन लोग थे, किस पुस्तक को पढ़ूं। ऐसे उदाहरण आपको कौन, किस, क्या शब्द देखने को मिल जाए, वहां आपको प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण का विकल्प लगाना है। यदि आपको इनमें तो आपको प्रश्नवाचक देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सार्वनामिक विशेषण नहीं मिलेगा। आपको सीधे सीधे विकल्प में दिया जाएगा कि प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कौन से उदाहरण में आपसे ये भी पूछ सकता है या कोई उदाहरण दे के आपसे पूछ सकता है, उसमें ये वर्ड दिख जाएं आपको कौन, क्या, किस, तो आपको प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण ही लगाना है। तो ये हमारे सभी सार्वनामिक विशेषण के प्रकार भी हो गए और विशेषण के भी चारों भेद हो चुके हैं। अब बात करते हैं, एक आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कभी कभी, तो एक अलग से मैं टॉपिक लेके आया हूँ, फिर विशेषण। फिर विशेषण क्या होता है, आइए जानते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को फिर विशेषण कहते हैं, अर्थात जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे फिर विशेषण कहा जाता है। जैसे शिवाजी बड़े साहसी थे, अर्थात शिवाजी साहसी थे, ये तो उनकी विशेषता बता रहा है। यहाँ पे ये साहसी शब्द जो है वो विशेषण हो जाएगा, किंतु बड़े साहसी से अर्थात बहुत साहसी थे, ये साहसी की भी विशेषता बता रहा है। बहुत अर्थात बड़े, बड़े अर्थात विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो यह फिर विशेषण हो जाएगा। आपसे पेपर में सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि इस, मान लीजिए उदाहरण यही कि शिवाजी बड़े साहसी थे दिया है और आपसे पूछा गया फिर विशेषण शब्द बताइए, तो आपको सीधे सीधे बड़े शब्द को फिर विशेषण के रूप में टिक करके आना है, क्योंकि साहसी उनकी विशेषता है, किंतु बड़े साहसी अर्थात बड़े मतलब बहुत साहसी थे, ये उनका फिर विशेषण शब्द हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। यदि आपसे केवल इतना पूछा जाता मोहन तेज विद्यार्थी है, विशेषण बताइए, तो तेज विशेषण हो जाएगा। बहुत तेज अर्थात बहुत जो शब्द आया है वह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो बहुत हमारा फिर विशेषण हो जाएगा।
उपर्युक्त उदाहरणों में रेखांकित पद बड़े और बहुत क्रमशः साहसी और तेज विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए पिर विशेषण हैं। अभी मैंने आपको समझा ही दिया, वही मैंने नीचे भी नोट करके दिया है, जिससे यदि आप भूल जाएं तो नोट्स आपको बनाने हैं। आपको अगर कॉपी में लिखा हुआ होगा तो आप पढ़ के तुरंत समझ जाएंगे, वीडियो आपको दोबारा नहीं देखनी पड़ेगी। अब एक नोट पॉइंट की बात करते हैं। कभी कभी पेपर में आपसे ये भी पूछ सकता है, पंडित कामता प्रसाद गुरु पिर विशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। इस पॉइंट को आपको पढ़ के जाना है। अगर पेपर में आ गया तो आप गलत भी कर सकते हैं, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ के जाना है। पिर विशेषण को पंडित कामता प्रसाद गुरु अंतर विशेषण भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पिर विशेषण टॉपिक। और इससे पहले हमने विशेषण के भेद भी चारों भेद पढ़ लिए थे। मैंने आपको अपने स्तर से जितना अच्छा समझा सकता था, जितने अच्छे नोट्स बना सकता था, उस अपना 100% दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। आप मेरे नोट्स को बनाएंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे एक एक चीज़ को, और बहुत ही अच्छे से विशेषण के भेद को पढ़ के जाएंगे। और मैं फिर कहूँगा कि आपको विकल्प के हिसाब से अपना उत्तर चुनना है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में विशेषण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए लगे रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।